वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। दोस्तों, आज का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स का ही बच्चा है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि साइंस की भाषा में वर्क क्या होता है। हम अपनी रोज की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और खुजाते हैं, पर ये सब साइंस की नजरों में वर्क नहीं है। जैसे हम एक ही जगह बैठकर 3-4 घंटे पढ़े, पर कुछ लोग तो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे होंगे। पर कोशिश करो सोचने की। तुम लगातार 3-4 घंटे पढ़े, तो पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है आज तो तुमने बहुत ज्यादा वर्क किया, पर साइंस के नजरिए से हमने कोई काम नहीं किया। तो क्या है साइंस का नजरिया? ये साइंस चाहती क्या है हमसे? तो अब मैं बताता हूं साइंटिफिकली वर्क क्या होता है। ध्यान से सुनना। वर्क होने की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है या कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो उस पर फोर्स लगना जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो ही वर्क होगा। जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। एक बार फिर बताता हूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क हुआ। तो सीधी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर दे तो इसका मतलब है कि वर्क हुआ है। अब मैं तुम्हें थोड़े एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे तुमने कोई पत्थर उठाया और उसे फेंका, तो इस प्रोसेस में तुमने पत्थर पर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से वो पत्थर डिस्प्लेस हुआ। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखो। चलो मान लो तुमने एक मूवी की सीडी उठाई। मूवी किस टाइप की है ये तुम अपने आप सोच लो। तो तुमने मूवी की सीडी उठाई टेबल से, तो तुमने सीडी उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाया और वो सीडी कुछ ऊंचाई तक उठी उस फोर्स के कारण। तो मतलब साइंस के नजरिए से कुछ वर्क हुआ है। बस यही है वर्क, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। देखा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सा तो है। अब ये तो पता चल गया कि वर्क कब होता है। अब हम ये पता करेंगे कि वर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं। भाई ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। एक बात मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, फोर्स की डायरेक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है। तो अभी के लिए हम मान रहे हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F, और फोर्स की वजह से S डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल्स टू F इंटू S। बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और वर्क डन निकलकर आ जाएगा। पर ये जरूर ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और हाँ, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर तो याद ही होगा, किसी जमाने में पढ़ाया था। नहीं याद तो मैं बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और स्केलर का उल्टा वेक्टर, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। स्केलर के एग्जाम्पल है वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस एटसेट्रा। और वेक्टर के फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा।
तो बात वर्क की हो रही थी। वर्क की यूनिट N.M होती है। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और वर्क में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही वर्क की वैल्यू N.M आ जाती है। और इसको हम अगर सिंपल करें तो वर्क की यूनिट को जूल भी बोल देते हैं। जूल एक पागल का नाम था। ओह, मेरा मतलब साइंटिस्ट का नाम था। 1 जूल का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा हो और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। तो चलो बताओ वर्क डन कितना होगा। सोचो भाई सोचो। अरे बिल्कुल सही सोचा, 10 जूल होगा, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है। और यूनिट लिखने का विशेष ध्यान रखें, लिखना भूल मत जाना, फालतू के मार्क्स कट जाएंगे। तो यार सिंपल है, कभी भी वर्क डन निकालना हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और वर्क आ जाएगा। पर एग्जाम में तुम्हें जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे। एग्जाम में फोर्स की जगह ऑब्जेक्ट का मास और उसकी एक्सेलरेशन दे सकते हैं। तो मास और एक्सेलरेशन की मदद से फोर्स निकाला जा सकता है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। चलो यार, बहुत ज्यादा वर्क हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।